जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जो बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है आप बड़ी आराम से निकाल कर ले जाओगे। शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, है ना, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हैं, तो जिसमें भी आपके नंबर कम आ रहे हैं वो सब्जेक्ट उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखना फिर कुछ दिनों में ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके नंबर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और नंबर हमारे नहीं बढ़ते। जब हम मेन टेस्ट देते हैं या सबके साथ टेस्ट लगाते हैं तो हमारे नंबर नहीं बढ़ते। तो उसकी वजह यही होती है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा चूक कर रहे हैं और वो चूक होती है हमारी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हिंदी का हम प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, आप देखना है कितना परफेक्टली आप आंसर दे पा रहे हो। ये कह रहा है अगर राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। क्या पूछा है दोस्त, हमसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में काल कौन सा है। क्या है वाक्य अपने पास, राम गया। तो राम गया एक सामान्य सा क्या है, भूतकाल हो जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए कि एक सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल राम गया, जैसे आसन्न भूत राम गया है, यानी अभी अभी गया है, तो राम गया है आसन्न हो जाएगा। पूर्ण भूत राम जा चुका था, तो यहां पर आपको लास्ट में मिलेगा चुका था, चुका था। ठीक है भाई। यहां पर अपूर्ण भूत, इसमें रहा है रही, जैसे रहा था, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ये रहा रही वाले अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। या कभी कभी तात्कालिक भी दे देता है। अगर आपको अपूर्ण नहीं मिलेगा दोस्त तो आपको तात्कालिक मिलेगा, तात्कालिक। तो घबराना नहीं है, है ना। तात्कालिक भूतकाल, भूतकाल। ये अगर आपको अपूर्ण भूतकाल नहीं मिला लिखा हुआ और आपको रहा रही, है ना, रहा था, रहे थे, रही थी, ये आपको मिला, तो आपको तात्कालिक भूतकाल मिल जाएगा। तो डरना नहीं है। हालांकि आंसर हमारा जो है वो पहला वाला है, सामान्य भूत। राम गया ये एक सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। जब भी हम प्रैक्टिस करें तो हमें ये गौर फरमाना चाहिए कि हम जिस भी सवाल को कर रहे हैं उसका आंसर हम कितना परफेक्टली दे पा रहे हैं या हमारा कितने सवाल गलत हो रहे हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सब अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले आराम से कुछ सेकंड, कुछ क्षण आराम से धैर्य रखिए, सवाल को पढ़िए आराम से, पढ़ने के बाद उसका जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में ही हमारा क्या होता है, जवाब छुपा हुआ होता है, और चारों के चारों ऑप्शन हमारे पढ़े हुए भी होते हैं। तो हम जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। ये कह रहा है राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। देखो यहां पर विशेष्य पूछा है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए एक्चुअल में विशेष्य क्या होता है। तो आप कहोगे विशेष्य जो होता है या तो वो संज्ञा होता है या फिर वो सर्वनाम होता है। क्या होता है दोस्त, या तो वो संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होता है। ऐसा क्यों संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य बन जाता है, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विशेषण, विशेषण, उसको विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, और ये ही संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताने के बाद विशेष्य बन जाती है। जैसे यहां पर मैं आपको समझाऊं, राम बहुत बहादुर है। अब राम यहां पर क्या है, तो आप कहोगे ये बन जाता है संज्ञा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम, तो ये संज्ञा है यहां पर। अब यहां पर बहादुर है, कौन है बहादुर, तो आप कहोगे राम, और राम क्या है, एक संज्ञा है। अगर राम बहुत बहादुर है तो ये क्या बनेगा, आप कहोगे ये तो विशेषण बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा विशेषण, विशेषण। अब मेरे दोस्त आप बताओ, अगर ये बहादुर विशेषण है और इसकी विशेषता ये किसकी बता रहा है, तो आप कहोगे राम की बता रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये अब बन जाए। अब इसे संज्ञा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी अब विशेषता बता दी, और जब विशेषता बता दी तो मेरे दोस्त ये बनेगा विशेष्य। क्या बनेगा, विशेष्य, ये बनेगा विशेष्य। और वही पूछा था हमसे कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आ गया होगा, राम यहाँ पर क्या है, विशेष्य बन जाएगा। अगर इसी विशेषता ना बताई जाती तो ये संज्ञा था, तब ये संज्ञा का काम कर रहा था, लेकिन जब इसकी विशेषता बता दी तो ये क्या बनेगा, विशेष्य। तो यहाँ पर राम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे बहुत क्या है यहाँ पर, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है, प्रविशेषण, प्रविशेषण।
आप कहोगे ये प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण मेरे दोस्त जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण क्या है इसमें? बहादुर। और बहादुर कितना बहादुर है? तो आप कहोगे बहुत बहादुर है। तो इस बहादुर की यानी कि इस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है बहुत से, तो ये क्या बनेगा? प्रविशेषण बन जाएगा। बात समझ में आई? तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण, और जो संज्ञा होती है तो वो संख्या क्या बन जाती है? विशेष बन जाती है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो आंसर क्या बनेगा हमारा इसमें? आंसर बन जाएगा यहां पर राम। राम क्या है? एक विशेष्य का काम कर रहा है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त? सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आशीर्वाद। आशीर्वाद ज्यादातर आपने ये वाला ट्रक के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ देखा होगा ना, देखा है ना। लेकिन मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद ऐसे नहीं होता, बल्कि ये जो रे होता है, रे जहां पर चढ़ता है उस वर्ण से पहले बोला जाता है। जैसे यहां पर देखो आशीर्वाद, इस से के बाद ये वाला रे पढ़ा जाएगा, तो आशीर्वाद ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन आप अगर इसे सही कर रहे हो, ये वाला तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद में आ के बाद रे पढ़ा जाएगा, तो अरसीबाद, अरसीबाद ये अरसीबाद हो जाएगा, सॉरी आरसीबाद हो जाएगा, क्योंकि आ है बड़ा वाला, तो आर सी बाद ये गलत है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। ये आसी बार्द हो जाएगा, आसी बार्द हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। इसमें तो छोटी की मात्रा है तो वैसे नहीं होगा। तो आंसर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कवित्री की स्पेलिंग बताओ क्या होगी? क्या मैंने ये सही लिखी है या गलत? ये स्पेलिंग मैंने सही लिखी है या गलत? अगर ये मैंने गलत लिखी है मेरे दोस्त, तो आप सही कहाँ बताओगे? बोले कमेंट में बता देंगे। कहाँ बताओगे? बोले कमेंट में बता देंगे। बोले ठीक है, आप कमेंट में लिखकर बताना कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। और कवित्री क्या है? ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है या फिर ये पुल्लिंग है? ये दोनों बातें मेरे दोस्त आपको कमेंट में बतानी है। इसके लिए क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर रखा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? देखो, हमारा काम हो या मैं हूं या कोई और, उन्हें सिर्फ सिखाने का काम होता है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों की, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तब तक मेरे दोस्त कुछ होने वाला नहीं होता। आप कितनी क्लासें देख लो, कितना ही पढ़ लो, नहीं, आपको हर शब्द अपनी पेंसिल के नीचे को निकालना होगा, अपने पेन के नीचे निकालना होगा, तब कहीं ना कहीं जाकर आपके नंबर बढ़ेंगे और हम तब जाकर कामयाब होंगे। ठीक है भाई, तो कामयाब होना ही हमारा क्या है? मकसद होना चाहिए। इनमें कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का अनेकार्थी है? मूल शब्द का अनेकार्थी, ये एक क्या है? मूल शब्द दिया गया है हमें। अभी कह रहा है मूल शब्द का क्या दोस्त? अनेकार्थी पूछा है, यानी कि जो मूल है इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? इस मूल को, इसका और क्या अर्थ है, ये हमसे कहना चाह रहा है। तो आप कहोगे इस मूल को दोस्त हम जड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल को हम जड़ भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कितना बढ़िया सवाल है। हालांकि ये सवाल कभी कभी दिमाग खराब करते थे। कब करते हैं? जब हमें ये हमारी नजरों से नहीं निकलते। अब हमारे पास आगे सवाल अगर ये पूछा भी जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, मोटा मोटा पूछेगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा। ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है, आप देखते हो ना, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, ये बात वो बात, द्विवेदी काल, सॉरी द्विवेदी काल, ये सब कितने भी काल हैं, आधुनिक काल हो चाहे, जितने भी कालों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को, वो किसने विभाजित किया है, वो ये कहना चाह रहा है। किसने किया है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या किया है मेरे दोस्त? इसको विभाजित किया है। किसको? हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य को इन्होंने ही काल विभाजन में, कि ये द्विवेदी काल हो जाएगा, ये आधुनिक काल हो जाएगा, ये प्राचीन काल हो जाएगा, इस तरीके से इन्होंने बांटा है। और इनको भी अलग अलग में बांटा है, अलग अलग जोनर्स में बांटा है। तो ऐसे कई सारे भाग, समथिंग 10-11
भाग हो जाते हैं इसके, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य को जो काल विभाजन हुआ है हिंदी साहित्य का वो किसने किया है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, क्यों हमें नौकरी लेके अपने घर जाना है। क्या कह रहा है भाई, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना और जिस दिन हमारा रिजल्ट आ रहा होता है उस दिन हमें एक एक नंबर या 0.5 नंबर भी बहुत कम या ज्यादा लगता है, समझ रहे हो बात को। अगले पर, तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। ये कह रहा है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गर्दन पर सवार होना, तो गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। देखो, जब भी आपको मुहावरा मिले और जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, जैसे यहाँ पर गर्दन मुख्य शब्द हो गया, सवार होना, अगर ये शब्द आपको इन वाक्य में मिल जाए यानी ऑप्शन में मिले तो आपका आंसर वो कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर गर्दन दबाना, कभी आपका आंसर नहीं होगा। ये गर्दन यहाँ पर भी है, मुख्य शब्द है, तो ये जब आपको ऑप्शन में मिलेगा तो ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। गर्दन दबाना नहीं। गर्दन पर बैठ जाना, यहाँ पर भी गर्दन आया है, देखो यहाँ पर भी गर्दन है, यहाँ पर भी गर्दन है। अब इन दोनों में से छांट लो, मैं मतलब आंसर लगाने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हालांकि पीछे न छोड़ना, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाए, पीछे न छोड़ना। जैसे आप प्रयोग करोगे कि यार वो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा, अच्छा नहीं दे रहा तो एक काम करो, उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ। वो आपके पैसे नहीं दे रहा ना, तो आप उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ, यानी कि उसका पीछा मत छोड़ो, उसका पीछा मत छोड़ो, तब वो आपके पैसे देगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इस चीज को ध्यान रखना कि जो मुख्य पॉइंट होता है या मुख्य शब्द होता है वो अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो मेरे दोस्त वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है भाई, क्या बनेगा आंसर, तो रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं मेरे दोस्त वो हो जाती हैं 24 मात्राएं। कितनी, 24। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा छंद है तो आप कहोगे ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, ये एक सममात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है भाई, सममात्रिक छंद। अगर मैं ये आपसे कहूं कि छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने, 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 28 मात्राएं जो होती हैं, 28 वो होती हैं हरि गीतिका में, वो होती हैं हरि गीतिका में, वो हरि गीतिका में हो जाती हैं 28 मात्राएं। 16 मात्राएं जो होती हैं वो चौपाई में हो जाती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई में, तो आपको वो 16 मात्राएं हो जाती हैं। और 26 मात्राएं जो होती हैं वो गीतिका में होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं जो होती हैं वो गीतिका में। गीतिका में 26 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं, और रोला में कितनी हो जाती है भैया, तो ये हो जाती है 24 मात्राएं। और ये क्या है, एक अपने आप में सममात्रिक छंद है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडित्य में, ये पांडित्य नहीं पंडित्य होगा, पंडित्य, पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो हमें क्या बताना है दोस्त, प्रत्यय बताना है। हमें क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। और प्रत्यय आप अच्छे जानते हो ये शब्दांश होते हैं एक तरीके के। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। जो हमारा मूल शब्द होता है, मूल शब्द, उस मूल शब्द के बाद में जो लगते हैं, जो बाद में लगते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और मूल शब्द के पहले जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। ये आप अच्छे जानते हो। प्रत्यय कितने होते हैं, बोले 2 प्रकार के हो जाते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगता है, और एक होता है तदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमसे क्या होता है, पूछ रहा है पांडित्य। ये पांडित्य नहीं पंडित होगा, पंडित्य होगा, पंडित्य। अब जब आप इसको तोड़ोगे, ये पंडित्य है ना, पंडित्य। जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा पंडित, पंडित और प्लस ये, पंडित प्लस ये हमारा क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा मूल शब्द। ये मूल शब्द बन जाएगा। और बाद में क्या लगा है इसके, तो आप कहोगे बाद में लगा है प्रत्यय, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला।
क्या कह रहा है दोस्त? ये कह रहा है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में है? अबहट्ट एक क्या है? अबहट्ट क्या है भाई? अबहट्ट एक भाषा है, और ये कह रहा है कि अबहट्ट में विद्यापति के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो कितने हैं? तो आप कहोगे मेरे दोस्त वो दो हो जाते हैं। विद्यापति के द्वारा लिखे गए दो ग्रंथ हैं और दोनों ही क्या है? अबहट्ट भाषा में लिखे हुए। कौन कौन से? एक तो हो जाती है कीर्ति लता, मैं यहां पर दोनों लिख देता हूं। एक तो हो जाता है कीर्ति लता और एक हो जाता है दूसरा कीर्ति पताका। एक हो जाता है कीर्ति पताका। ठीक है भाई, ये दो हो जाते हैं। विद्यापति ने दो ग्रंथ लिखे, एक कीर्ति लता और एक कीर्ति पताका, और दोनों क्या है? ये अबहट्ट भाषा में लिखे हुए हैं। दोनों ही ग्रंथ क्या है? ये अबहट्ट भाषा में लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहले तो आप निजवाचक को समझो क्या होता है। देखो, निजवाचक वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो क्रिया की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो क्रिया की जिम्मेदारी खुद, क्रिया मतलब किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी वो खुद ही लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर आपको शब्द मिलेंगे जैसे स्वयं। अगर आपको किसी वाक्य में स्वयं मिल जाएगा कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, तो वो निजवाचक हो जाएगा। समझ रहे हो? वो निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं जैसे खुद, अपने आप, या फिर आपको आप मिल जाएगा, सिर्फ आप। ये स्वयं, खुद, अपने आप और आप, ये अगर आपको कहीं वाक्य में मिलेंगे सर्वनाम के तौर पर, तो आप समझ जाना वहां पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो पहला है आज अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? तो ये आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आज अपनापन कहाँ है? ये पूछ रहा है किसी से। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। देखो मिल गया ना, आप ही। यहां पर देखो आप मिल सकता है और आप ही भी मिल सकता है। आप ही, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यानी अब समस्या कौन हल कर रहा है? यानी क्रिया की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अपने आप कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यह मेरी निजी पुस्तक है। निजी पुस्तक है, इसका कोई मामला ही नहीं है। अपनों से क्या छिपाना, इसमें कोई मजा नहीं आया। तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया होगा। यह समस्या मैं आप हल कर लूंगा, या स्वयं हल कर लूंगा, खुद हल कर लूंगा। आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यहां पर रख दोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आते हैं। मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम अगर आपको पता है और आप धुरंधर हैं हिंदी के, तो बताइए मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? ये बात आप कहां बताओगे? कमेंट में बताओगे। अगले पर आते हैं। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। क्या कह रहा दोस्त? सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, अरे भाई, सवाल में कहा जा रहा है व्युत्पत्ति के विचार से या आधार पर भी हो सकता है शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये कह रहे हैं व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आपका आंसर आना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है हमारा ऋण, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैं बात करूं, ऋण शब्द कैसे होते हैं? जैसे दिन, ठीक, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए ये सब क्या है? ये ऋण शब्द होते हैं। किंतु, परंतु, ये ऋण शब्द है। और दूसरा हो जाता है हमारा योग ऋण। और तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा ऋण, योग ऋण और यौगिक।
तीन प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं, शब्द हो जाते हैं। एक ऋण, योग ऋण और यौगिक क्या हो जाते हैं भैया, ये तीन प्रकार के हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, सवाल में कहा जा रहा है प्राण है कि प्यारी है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। देखो ये ना थोड़ा अधूरा सा सवाल है, ये थोड़ा अधूरा सवाल है। प्राण है कि प्यारी है, प्राण है कि प्यारी है, राम है कि रूप है, ये पूरा है। प्राण है कि प्यारी है, राम राम है कि रूप है, ये ऐसा है पूरा, ये पूरा जो है इस तरीके से है। प्राण है कि प्यारी है, राम है कि रूप है, रूप है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं यार, ये राम है ये क्या है ना, ये प्राण है ये प्यारी है, ऐसे है ना। कहता नहीं यार ये कितना सुंदर बच्चा है, तो आपको यहाँ पर अद्भुत रस मिल जाएगा, मतलब अद्भुत आश्चर्य वाली बात होती है ना। प्राण है क्या प्यारी है, राम है क्या रूप है, कहता नहीं है कि नेचर कैसा है। तो इस तरीके से ही दो चार लाइनें हैं यहाँ पर अधूरी हैं लिखी हुई, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको अद्भुत रस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अद्भुत रस। आप बताओ शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको होगा निर्वेद हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्वेद, ये हो जाता है निर्वेद। वात्सल्य का वात्सल्य होता है। श्रृंगार रस का रति या प्रेम हो जाता है, रति या प्रेम। अगर आपको रति नहीं मिलेगा दोस्त तो प्रेम मिल जाएगा, वात्सल्य का वात्सल्य हो जाता है। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। देखो आकार बहुला के अंदर, आकार बहुला के अंदर तीन बोलियां आती हैं, तीन बोलियां कौन कौन सी आती हैं, देखो आकार बहुला, एक होता है आकार बहुला, एक होता है ओकार बहुला, लिख देता हूं यहां पर, एक होता है ओकार बहुला। ये देखो आकार बहुला के अंदर जो आती है, एक तो आती है कौरवी, एक कौरवी आती है, और इस कौरवी को ही हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो खड़ी बोली भी बोलते हैं। ठीक है भाई, खड़ी बोली, खड़ी बोली। और एक आ जाती है इसमें, एक आती है हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी भी किसके अंदर आती है, आकार बहुला के अंदर आ जाती है। और दूसरी तीसरी आती है इसके अंदर दक्खनी, दक्षिणी, दक्षिणी भी क्या है मेरे दोस्त, ये एक आकार बहुला है। आकार बहुला के अंदर जब हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी बोली आती है, तो कौरवी आती है, और कौरवी को ही हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। हरियाणवी आती है और दक्खनी आती है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कौरवी मिल जाएगा। अब एक होता है आकार बहुला, एक होता है ओकार बहुला, मात्रा का फर्क है। तो ओकार बहुला के अंदर भी कुछ आती है, जैसे कौन कौन सी, एक तो ब्रज भाषा आती है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा आती है, एक नंबर लिख देता हूं। और दूसरी आ जाती है इसमें कन्नौजी, इसमें एक कन्नौजी आ जाती है। और एक तीसरे नंबर की आती है इसमें बुंदेली, एक बुंदेली आ जाती है, बुंदेली, तीन हो गई। और इसके अंदर कौन सी आती है, ब्रजभाषा हो जाती है, कन्नौजी हो जाती है, बुंदेली हो जाती है। तो ये तीन तरह की क्या हो जाती है इसमें। और पहाड़ी बोलियां भी आती है कुछ, पहाड़ी बोली कौन कौन सी आती है, जैसे कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, एक यहां पर हो जाती है और एक हो जाती है गढ़वाली, दूसरी होती है गढ़वाली, गढ़वाली। ये अब ये कमाऊनी और गढ़वाली, ये दोनों बोलियां भी किसके अंदर आती है, ओकार बहुला के अंदर आती है। तो ओकार बहुला में कितनी हो गई, 5 हो गई, 3 तो ये वाली हो गई, ये पश्चिमी हिंदी की है, ये आपको पता होगा। और ये दोनों कमाऊनी और गढ़वाली, ये दोनों की दोनों कहाँ की, पहाड़ी भाषा की बोली हो जाती है, पहाड़ी की। तो यहाँ पर इन तीनों को आप याद रखोगे और प्लस 2 ये याद रखोगे, टोटल कितनी हो गई, 5। तो 5 कहाँ के अंदर, ओकार बहुला के अंदर। और आकार बहुला के अंदर एक कौरवी यानी खड़ी बोली आ जाती है, हरियाणवी और दक्कनी। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा कौरवी। अगर आपको यहाँ पर खड़ी बोली मिलता तो आप वो आंसर लगाते। अगले पर क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है हमसे सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफेद कमीज में, इसका आंसर तो आपको खुद देना चाहिए। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि विशेषण क्या होता है। विशेषण
किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जब वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है तो वही क्या बनता है, हमारा विशेष्य बन जाता है। तो सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो आप देखना यहाँ पर सफेद कमीज, कमीज क्या है यहाँ पर, आप कहोगे विशेष्य है, हालांकि ये क्या है, संज्ञा है, लेकिन जब इसकी विशेषता बता दी तो ये बनेगा विशेष्य। क्या बनेगा, विशेष्य बन जाएगा। ये तो विशेष्य हो गया। और ये क्या है, ये आपका विशेषण है। ये क्या है दोस्त, ये आपका विशेषण है, ये आपका विशेषण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सफेद कमीज। अब ये कह रहा है कौन सा विशेषण है, विशेषण होते हैं 4, विशेषण 4 हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, ये एक गुण है। देखो, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, काला होना, गोरा होना, नाटा होना, ये सब क्या है, ये गुण है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये गुण। तो ये क्या बनेगा, गुणवाचक विशेषण। तो कमीज की गुणता क्या है, तो आप कहोगे सफेद होना उसकी गुणता है, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अगर हमसे ये पूछता कि इस शब्द में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण क्या बनता, सफेद बन जाता। और विशेष्य क्या बनता है इसमें, तो आप विशेष्य बता देते, कमीज बन जाता। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है तलवे का, इसमें कह रहा है, ये कह रहा है मलबे का मालिक के रचनाकार कौन है। बड़ा बढ़िया सवाल आया, बड़ा बढ़िया सवाल आया कि मलबे का मालिक के रचनाकार कौन है, कौन सा आंसर होगा, तो आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहन राकेश। मोहन राकेश की मैं और यहाँ पर रचनाएं लिखना चाहूंगा, और आप भी लिखिए थोड़ी थोड़ी। जैसे आधे अधूरे, बड़ी फेमस रचना है, आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की हो जाती है। और एक होती है इनकी अंडे के छिलके, या कह सकते हो ने आने वाला कल, ने आने वाला कल, ने आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये भी किसकी रचना हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। तो आधे अधूरे, नए आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, और एक इनकी बड़ी फेमस रचना है अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, ये भी इनकी रचना हो जाती है। तो एक ये हो गई, 2, 3 और 4 रचनाएं हो गई। और भी मैं यहां पर लिख देता हूं, अंडे के छिलके, और इनकी रचनाएं हो जाती है अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में। और एक हो जाता, एक बड़ी फेमस रचना है, बहुत अच्छी रचना है वो, लहरों के राजहंस, राजहंस। ठीक है भाई, ये बहुत फेमस रचना है जो मैंने इनकी लिखी है। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की हो जाती है, नए आने वाला कल मोहन राकेश की हो जाती है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की हो जाती है, अंडे के छिलके ये भी किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है, अंधेरे बंद कमरे में ये भी मोहन राकेश की हो जाती है, और लहरों के राजहंस किसकी है, मोहन राकेश की, और मलबे का मालिक ये भी किसकी हो जाती है भैया, ये भी मोहन राकेश की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या करा है इसमें, इसमें कह रहा है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं, के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं। अब वियोग क्या होता है, वियोग समझ लो पहले आप। देखो वियोग किसको बोलते हैं, वियोग होता है श्रृंगार रस, हमारा श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी बोलते हैं, और इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। तो इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है संयोग श्रृंगार रस पहला, और दूसरा हो जाता है वियोग, दूसरा वियोग हो जाता है। अब ये वियोग वाला ही हमसे पूछा है, और वियोग यहां पर होता है नायक और नायिका के जब बिछड़ाव की स्थिति होती है, जब वो बिछड़ते हैं, यानी यहां पर होता है बिछड़ना,
नायक और नायिका के जब आपस में बिछड़ते हैं तो यहाँ पर वियोग होता है, और जब मिलते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, संयोग होता है। अब ये बिछड़ना है तो बिछड़ने की स्थिति पूछ रहा है कि इनकी जो दशाएं होती है बिछड़ने की वो कितनी होती हैं, तो आप कहोगे इसकी दशाएं 10 हो जाती हैं। कितनी 10? कितनी होती हैं दोस्त? ये 10 हो जाती हैं। तो इनकी मतलब किस किस तरीके से नायक और नायिका बिछड़ सकते हैं। बहुत फिल्मों में देखा होगा आपने, फिल्मों में बहुत तरीके होते हैं बिछड़ने के, नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, कुछ बचपन में बिछड़ जाते हैं, कुछ जवानी में बिछड़ते हैं, किसी के माँ बाप नहीं मानते, किसी के कुछ नहीं होता, कभी किसी को लड़की पसंद नहीं आती, कोई लड़की किसी और लड़के के साथ हो जाती है, लड़का किसी और लड़के, बहुत सारी दशाएं होती है नायक और नायिका के बिछड़ने की। तो टोटल दशाएं मानी गई हैं कितनी? 10 मानी गई हैं वियोग में, श्रृंगार रस में। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय का क्या है भैया? उदाहरण पूछ रहा है। विस्मयादि बोधक, देखो विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं आश्चर्यचकित वाली शब्द, आश्चर्यचकित वाले कि ओहो वाह क्या बात है, आहा हा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं भैया? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्य धन्य, कहते हैं कोई काम किसी की कोई मदद कर देता है, धन्य धन्य धन्य, धन्य रहो बेटा, सुखी रहो, ये सब किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में आते हैं। यहाँ वहां ये स्थान को दर्शाता है, जहां जहां ये भी स्थान को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है? वहां, ये भी किसी स्थिति को मतलब जगह को दर्शा रहा है, लेकिन धन्य धन्य ये कहीं ना कहीं इसके बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए था मेरे हिसाब से। धन्य धन्य ये आशीर्वाद दे रहा है या कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है जो होने नहीं चाहिए थी, और जब होने नहीं चाहिए वो किस में आती है? विस्मयादि बोधक में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें? देखना, इसमें कह रहा है पे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? पे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने कई बार आपको बताया है कि यहां पर लिख लेते हैं हम अंग। अंग मतलब वो जहां से बोले जा रहे हैं, जैसे कंठे से कौन सा बोला जाता है, मूर्धन्य से कौन सा। अब ये पे है तो पे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, ओष्ठ है, तालव्य या फिर नासिक है। तो मैं इसका आंसर सीधा सीधा लगा दूंगा, पे है तो ओष्ठ हो जाएगा। कैसे? देखो आप भी सीख जाओगे, सीखो। अंग मतलब ओष्ठ है, तालव्य, ये अंग हो गए। तो मैं लिखूं यहां पर कता, मूर्ध, ओष्ठ। कता, मूर्ध, ओष्ठ लिखा मैंने यहां पर, और इनके सामने लिखूंगा मैं, इनके सामने लिखूंगा वर्ग, इनके सामने लिखूंगा वर्ग। अब वर्ग कौन से? जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है भाई, ये पै वर्ग। देखो कैसे लिखोगे? कता ऐसे लिखो, कता मूर्ध ओष्ठ, कता मूर्ध ओष्ठ, कता मूर्ध ओष्ठ, ये अंग हो गए। और यहां पर लिखोगे कचट तप, जैसे कचट तप, कचट तप, कचट तप, इस तरीके से याद कर लोगे। तो कता मूर्ध ओष्ठ कचट तप। तो यहां पर ये क्या है? कै है और ये भी क्या है? ये वर्ग है, और ये क्या है? कंठ है। तो कै वर्ग बोला जाता है कंठे से, चै वर्ग बोला जाता है तालव्य से, तय का मतलब तालव्य हो जाएगा, टै का मतलब मूर्धन्य होता है तो टै वर्ग हो जाएगा, तै वर्ग मतलब दंते हो जाएगा, और पै वर्ग ओष्ठ हो जाएगा। तो ये क्या है? पै वर्ग। तो जितने भी आएंगे जैसे पै, फै, पै, फै, बै, भै और मैं, ये जितने भी वर्ग आए हैं इस यहाँ पर, ये सब के सब कहां से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। तो मैंने आंसर क्या लगाया था? ओष्ठ लगा दिया। पै पूछा था, पै यहाँ पर है, ओष्ठ हो जाएगा, खत्म कहानी। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये चीजें तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, उंगलियों पे होनी चाहिए। ये सवाल तो कम से कम गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये आपके सवाल कहीं अनजाने में या आपको याद नहीं है, इस तरीके से ये सवाल आपके गलत हो रहे हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था, तो ये एक मुसीबत का विषय बन जाता है दोस्त। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा समास का विलोम शब्द है? देखो समास का विलोम पूछा है, समास का क्या पूछा है? विलोम। तो समास का जो विलोम होगा वो ब्यास होगा। क्या होगा? समास का विलोम होगा ब्यास। बात समझ रहे हो? और अगर आप सोच रहे हो कि विग्रह हो जाएगा या फिर संधि हो जाएगा तो गलत है, क्योंकि संधि का जो विलोम बनेगा, संधि का वो बनेगा विग्रह, विग्रह या फिर विच्छेद, विच्छेद। ठीक है भाई, तो संधि का जो विलोम बनेगा विग्रह या विच्छेद बनेगा,
और क्या बोलते हैं, समास का जो विलोम बनेगा वो ब्यास बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। अगले पर आते हैं। ओहो, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये क्लास मैं रोज डालता हूँ, इसको अच्छे से देख लेना। यूपी पुलिस, अगर आपको यूपी पुलिस का पेपर है ना, आपका चाहे यूपी पुलिस का पेपर है या फिर किसी भी चीज़ का ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जा रही है आपसे, तो आप बेधड़क क्लास को ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ये मैं बोलता भी हूँ क्लास के शुरू में। बड़माला से भी शुरू करेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। बड़माला को मैंने इसलिए लगाया कि बड़माला में स्टार्ट करूंगा, अभी तक प्रैक्टिस करा रहा था, और एक बार में एक क्लास में एक चैप्टर खत्म कर देंगे हिंदी का। ठीक है भाई, तो आप भूले ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको, ये क्लास चाहे यूट्यूब के माध्यम से मिला हो या आपने किसी ने आपको दिया हो, तो चैनल को फ्री में तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और कहीं ना कहीं शेयर मार दो। बड़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। ठीक है भैया, अगले पर चलते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।